पहली कहानी शायद आपकी छपी थी 1991 में कहीं, वहां से शुरू करते हैं। हाँ, 1991 में मेरी कहानी उत्तर प्रदेश पत्रिका में छपी थी, एक छोटी सी यात्रा। अच्छा। तो ये एक वो दौर था, उससे ठीक पहले मैं कविताएं लिखा करता था और ये भी बड़ा एक रोचक यात्रा रही। जैसे हर लेखक की होती है, हर लेखक कविता से ही शुरुआत करता है। तो मैं लगातार कविताएं लिखते रहा और बाद में जाकर के जब मैंने अपने हिंदी के और अन्य कवियों को, जिनको हम मास्टर्स कहते हैं, उनको जब पढ़ा तो मुझे ये लगा, और मैंने जब अपनी कविताओं को देखा जी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इन कविताओं में तो कुछ बात ही नहीं है। तो मैंने फिर इन कविताओं को, बल्कि आप को वो लगेगा बहुत एक आलोचनात्मक और बहुत ही अपने प्रति बहुत ही जो है क्या कहते हैं निर्मम होते हुए मैंने उन कविताओं को सबको जलाया। और उसके बाद क्योंकि मैं साहित्य पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कहानी वो विधा है जिसमें मैं कुछ अपनी बात को अच्छे से कह सकता हूँ। तो ये कहानी लिखी थी एक अपने यात्रा के अनुभव पर, जिसे उस समय उत्तर प्रदेश जो पत्रिका आती थी, जी। आप लगाइए 19 साल का लड़का और उसकी वो कहानी वहाँ छप रही है। तो वो एक मेरे लिए भी बड़ी हौसला देने वाली बात थी। तो उससे फिर मेरी ये यात्रा की शुरुआत होती है जी, चलती रही। शिक्षा के प्रति जो लगाव रहा वो कैसे बढ़ा? बात दरअसल यह है कि जैसे मैं लिखने की ओर आया, तो लिखने की ओर मैं इसलिए आया कि उससे पहले मैंने खूब पढ़ा जी। तो पढ़ने से ये लगा, खासतौर पे साहित्य के बारे में, कि साहित्य जैसे आप देखते हैं कि हम लोग सिनेमा देखते हैं, आमतौर पे कोई भी इंसान है तो सिनेमा से प्रभावित होता है, संगीत से प्रभावित होता है। लेकिन जब मैंने साहित्य पढ़ा, कहानियां पढ़ी, उपन्यास पढ़े, तब मुझे लगा कि जीवन को जितनी बारीकी से, जितने विराट रूप में और जितने ओर छोर से साहित्य देखता है, उतना कोई और जो कला रूप है, ये मेरी राय है जी, और इसकी अलग हो सकती है। और हमारे वहां का खास तौर पे जो सिनेमा है वो तो हमारे दौर का सिनेमा बड़ा टाइप्ड था जी। तो उसमें आप वो जीवन का उतना जो विराट रूप है, उतना विस्तृत रूप है, आप वो नहीं देख सकते। तो फिर जो मैं लिखने लगा, तो लिखना भी मेरे लिए एक तरह से ये नहीं था कि मेरे लिए कोई वो कैरियर था या मुझे उसमें कोई जगह बनानी थी। तो एक जो अपने समय के जो सवाल थे, उन सवालों को और जो चीजें मुझे उद्वेलित करती थी या जो परेशान करती थी, उन्हीं को लेकर के मैं कहानियां लिखता था। इसलिए कभी आप देखेंगे मेरे लेखन में उस तरह की आपको निरंतरता या उस तरह की कोशिशें नजर नहीं आएगी कि तो ये सब तो ये रहा। लेकिन जब मैं शिक्षा में आया और शिक्षा को लेकर के जो मेरी सोच थी या जो मेरे सपने थे, जब मैंने ये देखा विद्यालयों में आने के बाद कि वहां तो उस तरह का कुछ है ही नहीं। अच्छा। मतलब लगभग एक तरह की स्थिति ये थी कि जब आप किसी क्षेत्र में जाते हो तो कुछ ना कुछ आपकी उम्मीदें होती हैं जी। तो जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरह का माहौल होना चाहिए, जब वो सब नजर नहीं आया तो एक बहुत बेचैनी पैदा हुई जी। और तब जाकर के हम लोगों ने इस तरह के जो समान रूप से सोचने वाले शिक्षक हैं, उनके साथ मिलकर के कि इस क्षेत्र में हम लोग कुछ कोशिश करें जी। पत्रिका की योजना बनी और फिर धीरे धीरे वो जो सवाल थे शिक्षा के जी, उन पर लिखना भी शुरू किया। तो इस तरह की यात्राएं रही। आपके लेखन में सर एक दो चीजें खूब दिखती हैं, चाहे वो आप कहानी में हो या शैक्षिक लेखन में हो। एक तो शिक्षा की बात खूब होती है और पहाड़ की बात होती है। तो ये परिवेश का असर है या निजी जीवन के अनुभव कुछ? हाँ, मेरे ख्याल से जैसे हम साहित्य में बात करते हैं कि अगर उसमें एक तरह की विश्वसनीयता तभी आती है जब आपने जो देखा है, जो आपने जिया है, जो अनुभव आपको हुए हैं, तो अगर आप उनके बारे में लिखते हैं तो फिर उसमें एक तरह की विश्वसनीयता आती है। तो ये तो है कि अगर, और ये होना भी चाहिए हालांकि, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरा अगर लेखन देखेंगे तो उसमें ये नहीं है कि वो पूरी तरह से आंचलिक है, क्योंकि वो आंचलिक होने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कई बार उसमें एक अंचल से हट करके जो हमारे राष्ट्रीय सवाल हैं या पूरी मनुष्यता के
जो आज के सवाल हैं, हाँ, तो वहाँ मेरी कहानी या मेरी रचनाएं वो किसी एक भूगोल पर नहीं रह जाती हैं। नहीं रह जाती हैं जी। तो ये तो है। और शिक्षा का जैसे आपने बात की, क्योंकि शिक्षा मेरा पेशा है, हाँ, और मुझे हमेशा ये लगता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कई बार जब मैं लोगों को देखता हूँ, कई लोग लेखन में हैं, कई लोग और दूसरे क्षेत्रों में हम उनको देखते हैं, तो ये देखते हैं कि वो लिखते हैं और बहुत बातें करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन जिस पेशे में हैं उसकी बात नहीं करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात है कि अगर आप वहां गंभीरता से काम कर रहे हैं, पैसे को केंद्रित किया आपने लेखन में। हाँ, नहीं, वो पेशा अगर मेरा उससे जुड़ाव है, मेरा उससे लगाव है जी, तो ऐसा कैसे होगा कि जब वो मैं अछूता रह जाए। वो जो है अछूता रह जाए, उसके जो सवाल हैं, उसकी जो चिंताएं हैं या जी। वहाँ जो दिक्कतें हैं, जी जी जी। वो जो है क्यों नहीं आनी चाहिए आपके लेखन में। तो इसलिए मुझे लगता है। और दूसरी बात ये भी है, मुझे ये भी लगा कि हमारे साहित्य में जैसे हम स्त्री विमर्श करते हैं, दलित विमर्श करते हैं, कई तरह के विमर्श करते हैं, और ये मुझे लगता है कि हमारे साहित्य में भी शिक्षा को आना चाहिए। जी, शिक्षा इतना एक किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए एक इतना मतलब महत्वपूर्ण या कहिए आधारभूत एक उपक्रम है। तो अगर हमारे साहित्य में जो शिक्षा के संकट हैं या चुनौतियां हैं, या वहाँ क्या हो रहा है हमारे स्कूलों में, और नहीं आएंगी तो फिर कैसे चीजें, तो कैसे आपका वो पूरा होगा, जी जी, वो तस्वीर कैसे पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे वो आता है कहानियों में। और जी बिल्कुल जी, शिक्षा में बदलाव की जो चुनौतियां हैं, उसमें जो किताब हैं, जो शुरुआती अध्याय हैं, किस मनोदशा से गुजरे हैं ये किताब लिखते हुए? हाँ, शिक्षा में ये जो बदलाव की चुनौतियां किताब है, असल में इसके जो आलेख हैं वो अलग अलग समय में लिखे गए हैं। जी, और वो ये जो किताब है, जैसे किताब के बारे में ये होता है कई बार कि आप एक विषय का चुनाव करते हैं और उस पर फोकस करके पूरी किताब की एक आप उसका जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है वो तैयार करते हैं। लेकिन ये जो किताब है, क्योंकि इसके आलेख जो हैं वो कुछ इस तरह से सुनियोजित तरीके से ये किताब नहीं लिखी गई है। और जब प्रकाशक से ये बात हुई और उन्होंने एक इस तरह की किताब की बात की, तो मुझे लगा कि मेरे जो आलेख हैं पूरे एक तरह से जितने आलेख लिखे गए हैं, तो वो एक तरह से जो शिक्षा की चुनौतियां हैं या शिक्षा के सवाल हैं उन्हीं पर तो केंद्रित हैं। जी, तो इस तरह से वो एक पूरा एक स्वाभाविक सी उसमें सीक्वेंस आप उस किताब में देखेंगे। जी, क्योंकि वो जो शिक्षा के पूरे अलग अलग पक्ष हैं, उन पक्षों की वो बात करती है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हुई है, शायद इस वजह से पाठकों को वो जो किताब पसंद आई, और मुझे लगता है कि वो शायद उसकी वजह ये रही क्योंकि वो आलेख अलग अलग समय में जिन किसी खास बिंदु को या चुनौती को उस पर बहुत सोच करके, या उससे आप कह सकते हैं कि विक्षुब्ध हो करके या उसमें कुछ उसमें पीड़ित हो करके, या उसका कोई अच्छा पक्ष है उसको देख करके लिखे गए। तो उनमें फिर एक हर एक आलेख में उस तरह से मुझे लगता है कि जब जब जिन जिन चुनौतियों से जूझा गया वो चीजें उस लेखन में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अच्छा सर, ये जो सार्वजनिक विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय के स्तर पर कौन सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जहां पर ये विद्यालय सफर कर रहे होते हैं, किन चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं विद्यालय? हमारी जो सार्वजनिक शिक्षा है, जिसे हम सरकारी स्कूल भी कहते हैं जी, तो ये हालांकि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा तो किसी भी देश में एक जो व्यापक शिक्षा है वो तो सार्वजनिक शिक्षा ही होनी चाहिए, जिसको हमारे वहाँ जो निजी शिक्षा है हमारे वहाँ उसको पब्लिक स्कूल कह दिया जाता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि नई शिक्षा नीति ने इस बात को समझा और उसने ये मनाही की कि आप जो है अपने को पब्लिक स्कूल नहीं लिखेंगे। सार्वजनिक जो शिक्षा है उसकी जो चुनौती सबसे बड़ी जो हमको लगती है वो तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जो उसकी आधारभूत संरचना है। उस स्तर पर ये जो विद्यालय हैं
ये थोड़ा संघर्ष करते हैं, एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने कहिए या जो हमारी पूरी संरचना है, उसमें जिस तरह से अंग्रेजी भाषा और हमारी जो हिंदी सहित जो भारतीय भाषाओं के बीच में एक द्वैत शुरू हुआ है, तो उस वजह से भी आप देखिए कि एक बड़ी जो दिक्कत है, बड़ी जो चुनौती है, वो इस रूप में आ गई है कि पढ़ाई का माध्यम क्या हो। और क्योंकि बहुत से जो अभिभावक हैं या समाज में बहुत से, क्या आप तो समझिए एक तरह से सभी लोग जी, तो उनको ये लगने लगा है कि भाई अगर वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लेंगे तो फिर वो उनका ज्यादा जो है कामयाब होंगे थोड़ा और उनका स्टेटस भी होगा। तो कहीं ना कहीं पूरी उन सब चीजों से वो जुड़ गई है। और इस वजह से जो इस समय सार्वजनिक शिक्षा है, खास तौर पे इन दो चीजों की वजह से मैं मानता हूं, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी चीजें आती हैं, वहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं की उपलब्धता और पूरा जो वातावरण है, और दूसरा ये जो एक माध्यम भाषा का। हालांकि मैंने, आप अगर देखेंगे, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ समस्या के बारे में बात करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपनी किताब में इसका एक समाधान दिया है फौरी तौर पे जी। और वो समाधान ये है कि अब आप देखिए कि अब भाषाओं के बारे में चाहे वो भाषाविद हों और समाज में भी उस तरह का अब संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रह गया है। अब हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, जिनको लोक भाषा हम कहते हैं, उनको भी अब हम भाषा मानने लगे हैं और हम उनको पूर्ण भाषा मानते हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम धीरे धीरे, मैंने इसको कहा भी है कि अपने स्कूलों को बाइलिंगुअल बना दें, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे पब्लिक स्कूल हो, अगर वो बाइलिंगुअल हो। और देखिए सच्चाई क्या है कि जिनको हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल कहते हैं, वहां भी दरअसल पढ़ाई बाइलिंगुअल माध्यम से ही हो रही होती है। प्रैक्टिकली ऐसा संभव ही नहीं है, और वो संभव ही नहीं है क्योंकि अलग अलग स्तर के बच्चे आते हैं। तो वो बिल्कुल जो आप सोचते हैं कि एक अंग्रेजी मीडियम, और वो तो अच्छा भी नहीं है, वो बच्चों के साथ एक तरह का अत्याचार भी है। मतलब क्योंकि हर बच्चा उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आ सकता कि उसकी अंग्रेजी में उसकी ऐसी दक्षता हो कि वो सब समझ जाए जी। मुझे लगता है इसका हमारे देश में हमको धीरे धीरे जैसे जा रहे हैं, मतलब हमारा जो उत्तराखंड में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे वहाँ जो एक सरकारी स्कूलों में अटल स्कूल की जो बात हुई है, तो वो एक तरह से बाइलिंगुअल स्कूल का स्वरूप ले रहे हैं जी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हम उस ओर जाएंगे और ये इसका एक समाधान है, और ये एक अच्छा समाधान है क्योंकि हम जो अंग्रेजी है उसका जो वैश्विक महत्व है, उससे अगर कोई इनकार करता है, मुझे लगता है उस तरह की संकीर्णता भी उससे भी दूर होना चाहिए जी। क्योंकि हमारे वहां इसमें एक पाखंड भी हुआ है, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी का विरोध करते थे, बाद में फिर वही अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं जी। तो इस तरह का ये जो एक आप भावात्मक रूप से चीजों को देखते हैं, उसके बजाय किसी भाषा की जो वैश्विक स्थिति है उस रूप से उसको देखना चाहिए, उस तरह से स्वीकार करना चाहिए। तो इधर बच्चों में पढ़ाई में देख ही रहे हैं बहुत दिनों से रटंत वाली बात बहुत आई है, लेकिन आप लिख रहे हैं समझ की बात लिख रहे हैं, और इधर जो हमारी NEP 2020 है इसने भी समझ की बात कही है, तो इस पर मैं थोड़ा विचार चाहूँगा। ये इस दिशा में मतलब हम आगे और काम कर सकते हैं या कुछ संभावनाएं हैं कि रटंत की अपेक्षा हम समझ को लेकर आगे बच्चे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी हमारी शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उसमें से एक चुनौती ये भी है, और न सिर्फ नई शिक्षा नीति ने ये बात की बल्कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है NCF 2005 है, उसने भी इसके बारे में बात की थी। और ये जो रटना है, इसने जो शिक्षा का पूरा मूल उद्देश्य है, जो हम शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको कहीं ना कहीं इसने बहुत चोट पहुंचाई है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वो भी जो खास तरह से जो बच्चों के अंदर जो रचनात्मकता थी, या जो वो एक हम बात करते हैं कि साहब हमारे देश में वैज्ञानिक क्यों नहीं हो पाते, हम लोग नई खोजें क्यों नहीं कर पाते, या हमारे वहाँ कलाकार क्यों नहीं होते उस स्तर के,
तो वो कहीं ना कहीं ये जो रचनात्मक ये जो रटंत शिक्षा है, हाँ। मुझे लगता है वो उसने ये नुकसान किया है। अब इसको जो है कई लोग इस तरह से आपस में इस बहस को ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जब हम रटंत शिक्षा को शिक्षा के लिए एक समस्या मानते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि याद बिल्कुल ही आपको याद नहीं करना है या आपने मतलब पूरा ही उस पे आधार पे करना है। तो याद करना भी एक हमारे शिक्षा का और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और हमारी याददाश्त भी अच्छी बनी रहनी चाहिए। जी, लेकिन सारा जोर उस पर भी नहीं होना चाहिए। फिर वही बात आ गई कि एक संतुलन है, शिक्षा इस तरह की हो कि ज्यादा जो उसका जोर है वो समझ पर होना चाहिए। समझ पर होना चाहिए। क्योंकि जब हम शिक्षा को समझ पर आधारित बनाएंगे तो तब मुझे लगता है कि वो याद भी अच्छे से होगा। जी जी, समझ जाएगी तो वो तो दिमाग में आ ही जाएगी। तो वो उसके दिमाग में भी आ जाएगा। रटन से क्या होता है कि फिर आप एक मशीन की तरह आगे जाके बनते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में भी लोगों में एक जड़ता दिखाई देती है, क्योंकि आप चीजों को रट लेते हैं और नई चीजों को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं होते और जीवन भर आप फिर एक खास जो है ढर्रे में जीने लग जाते हैं। इसलिए भी मुझे लगता है कि एक जो हम बात कर रहे थे, एक आधुनिक और लोकतांत्रिक मनुष्य के निर्माण के लिए जो हम चाहते हैं, उसके लिए भी रटंत आधारित शिक्षा बड़ी समस्या है। और दुर्भाग्य से मुझे ये भी आप कहने दीजिए, क्योंकि जो हमारा चलिए क्योंकि जो सार्वजनिक शिक्षा है वहां तो बहुत लगातार ट्रेनिंग होती है और जो जो नई नीतियां आती हैं वो शिक्षकों तक पहुंचाई जाती है। लेकिन जो हमारी निजी शिक्षा है, मुझे लगता है क्योंकि वहां उनको रिजल्ट की बहुत ज्यादा जो है उनको चिंता रहती है, और जाने अनजाने वहां ये जो है दबाव बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जितनी शिक्षा पर नई सोच आती है या नई बातें आती हैं वो निजी शिक्षा में भी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी ये होता है कि वो सिर्फ जो है सार्वजनिक शिक्षा पर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को उस तरह से उनको तैयार किया जाता है। जी, यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि सर, जो शिक्षकों को बच्चों की भविष्य गढ़ने की जिम्मेवारी दी जाती है, समाज और तमाम सारे लोग यही मानते हैं कि शिक्षक जो है बच्चों की भविष्य गढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शिक्षक स्वयं असुरक्षा का जीवन जी रहे हो? हाँ, आर्थिक रूप से या अन्य कई तरीकों से। हाँ, इसमें एक ये जो समाज की और देश की अपेक्षा है शिक्षक से, इसमें एक विरोधाभासी पहलू भी है जो आपके इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है। वो विरोधाभासी पहलू ये है कि जो हमारे वहाँ अलग अलग तरह के शिक्षा के मॉडल हैं, तो ये बात तो ठीक है कि आप शिक्षक से बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत अच्छी आपकी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है और उसको भी उस तरह की सुरक्षा अपने जीवन के लिए, अपनी नौकरी से उसको वो सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो आश्वासन उसको मिलना चाहिए, ताकि वो उस आत्मविश्वास के साथ और मतलब आप ये समझिए कि बड़ी सहजता से उस काम को कर सके। लेकिन अभी हमारा ये जो अलग अलग तरह का ढांचा है, इसमें जो सार्वजनिक शिक्षा है, तो ये इस मामले में तो ठीक है कि वहाँ शिक्षकों को चाहे वो वेतन के लिहाज से कहिए या जो और उनकी सुविधाएं होती हैं, तो एक तरह की वहाँ सुरक्षा है। लेकिन निजी क्षेत्र में भी एक बहुत से ऐसे विद्यालय हैं या जो वो इस बात को समझते हैं और उस तरह का सम्मान वो चाहे वेतन के रूप में है और रूप में उनको देते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो हमारे वहाँ शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ का शिक्षक असुरक्षित है अपने भविष्य को लेकर के और अपने वेतन को लेकर के। तो जब आप अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षित होंगे तो कैसे आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप अपना जो बेहतर है, अपना जो श्रेष्ठ है जी, अगर आप उसी चिंता में रहेंगे तो फिर आप कैसे उस बात को कर पाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि देश और समाज के रूप में हमारा पिछड़ापन है कि हम एक शिक्षक को हम अपने जो हमारा पारंपरिक तरीका है उसमें बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन हम उसको जो योग क्षेम देना चाहिए, जो उसको
उसको वेतन देना चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए, उसमें हमारे उसमें गड़बड़ है, ये गड़बड़े हैं। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ इसका। अच्छा, कई बार से लगता था, जैसे मैंने भी बचपन में देखा है कि एक शिक्षक जो है वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हुआ करता था। आज तो कई बार लगता है कि केवल अनुबंध और फीस की रसीदों तक ही ये रिश्ते सिमट गए हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो है शिक्षक और जो शिक्षार्थी है उसके बीच एक मानवीय मूल्य, जो संवेदनशीलता है, उनका ह्रास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक है, क्योंकि अगर वो अपने जीवन में जी। कम वेतन की वजह से या दूसरी चीजों की वजह से उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, वो तनाव में रहेगा, तो स्वाभाविक है कि वो जो गुस्सा है, वो जो एक वो कहीं ना कहीं उसका जो अवसाद है वो बच्चों में भी जब वो अपना शिक्षण कर रहा होगा वहां परिलक्षित होगा, और कई बार वो उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएगा उसके साथ जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, और बल्कि वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी होगा। मतलब वो जो एक उसके अंदर खुशी और उत्साह आना चाहिए, तो जब वो देखेगा कि भाई मुझे सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है, मुझे मेरी जो सम्मानजनक जीवन स्थितियां हैं उनको बनाने की चिंता नहीं की जा रही है, तो वो भी फिर, क्योंकि सब लोग इतने मोटिवेटेड नहीं होते, तो वो स्वाभाविक है उसके शिक्षण में दिखाई देगा, और जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि एक बच्चा अगर रोज आप देखिए इतना समय शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बिताता है, अगर वहां उसको उस तरह का मानवीय व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार, सद्भावना, जो, क्योंकि वो तो बच्चा तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड शिक्षकों के साथ ही रहता है जी। वो अगर उसको नहीं मिलेगा तो फिर पूरा व्यक्तित्व निर्माण प्रभावित होगा, उसका जीवन प्रभावित होगा। सार्वजनिक शिक्षण या विद्यालय, निजी विद्यालय, इन दोनों पे आपकी दृष्टि लगातार बनी हुई है और आपने बात भी की इन सब चीज़ों पर। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है, शायद आप ऐसा महसूस कर रहे हो, कि एक निजी विद्यालय का जो शिक्षक होता है वो अपने विद्यालय की एक ब्रांड इमेज बनाने का एक पात्र बनकर रह गया मात्र, कि ब्रांड वैल्यू पे भी काम करने वाला एक सेल्समैन या एक पात्र बनता चला जा रहा है, वो शिक्षक बचा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर वो अगर एक व्यापार के रूप में होगा, वो अगर शिक्षा जो है, अगर आप उसको इस तरह से करेंगे कि साहब हमको अपना एक ब्रांड बनाना है, हमको हमारे वहाँ के बच्चे हर हाल में उनका रिजल्ट ऐसा आना है, स्कूल की एक छवि ऐसी जानी चाहिए कि साहब ये स्कूल तो बहुत कामयाब स्कूल है, तो स्वाभाविक रूप से फिर उसमें जो शिक्षक है, जैसे मैंने आपसे बातचीत करी कि जो स्कूल है या जो शिक्षा है, वो तो बच्चा, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन, विद्यालय, इन चार चीजों से मिलकर के बनती है ना। इन सब का बराबर का स्टेक और बराबर की अहमियत है। तो अगर आप उसको एक हांका सा लगाएंगे उसमें, और आप चाहेंगे कि साहब उसको एक खास तरह से उसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका आपका सारा ध्यान ही उस पर होगा, तो फिर आप वो शॉर्टकट चुनेंगे ना, जिससे आप शिक्षा थोड़ा करेंगे, एक मनुष्य निर्माण का काम थोड़ा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं जो शिक्षक है वो तो फिर एक आपके लिए सिर्फ एक कर्मचारी की तरह रह जाएगा, कर्मचारी मात्र बन के रह जाएगा। जो आपके निर्देश हैं उसका पालन करना है, उसका पालन करना है, निर्देशों को पालन करने में आपकी सारी एनर्जी खत्म करेगा, सारी एनर्जी उसमें जाएगी जी। जबकि हमें ये लगता है, और हमें ही नहीं लगता, जो भी लोग शिक्षा को समझते हैं, शिक्षा में शिक्षक की एक जो स्वायत्तता का सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब कोई शिक्षा कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई कारखाना नहीं है। शिक्षक वहां कोई कामगार की भूमिका में नहीं है कि उसको एक जो आपका कन्वे बेल्ट चल रहा है उसको आपको वो काम कर देना है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपकी बुद्धि, विवेक, आपकी रचनात्मकता, तो अगर शिक्षक को इन सब चीजों के लिए ऑटोनोमी नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो कुंठित होगा, कहीं ना कहीं उसके कारण पूरा आपका फ्रस्ट्रेशन, कुंठा निकलेगी ही, शिक्षण प्रभावित होगा। ठीक है, आपके जो शॉर्टकट हैं, मैं ये देखता हूं कि फिर वो शिक्षा में तरीके निकाल लिए जाते हैं हेल्प बुक के माध्यम से, कोई खास तरह की ट्रिक के माध्यम से आप ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, तो फिर आपका उन पर जोर होगा।
और फिर तो आप वहां भी जा सकते हैं, जैसे लोग बात करते हैं कि एक समय क्या हमारी शिक्षा ऐसी हो जाएगी कि जो आज का एआई का समय है, तो फिर तो टीचर की जरूरत नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं है। शिक्षा एक मानवीय, एक संवेदनापूर्ण एक उपक्रम है। और ये हाल में ये बहस चली थी, हमारे पूरी दुनिया में ये बहस चली थी कि क्या आगे इस तरह से स्कूलों की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी शिक्षा नीति भी कह रही है कि स्कूल एक संस्कृति का केंद्र होगा, सामाजिक मेल मिलाप का केंद्र होगा, तो उस वाले परिप्रेक्ष्य देखिए तो शिक्षा और शिक्षक का जो महत्व है इस वाले दृष्टिकोण से कभी भी कम नहीं हो सकता। और अगर आपको एक मानवीय समाज बनाना है, अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सिर्फ आपने मुनाफा वसूली करनी है और आपको लगता है कि आपको व्यापार ही आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा, तो तब तो अलग बात है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आपको एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इंसान के निर्माण में योगदान देना है, तो स्कूल का महत्व हमेशा बना रहेगा और उसमें शिक्षक की स्वायत्ता का महत्व हमेशा होना चाहिए। शिक्षा में बदलाव की चुनौतियां जो किताब है उसमें आपने बच्चों के प्रश्न करते समय जो उनके पास भय होता है, डर होता है, उस पर बात की। तो इस डर के पीछे मूल कारण क्या आप देखते हैं? हाँ देखिए, डर एक तो यह है कि एक उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है जो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा जो सामाजिक ढांचा है या जो हमारा जिस तरह के रीति रिवाज हैं, जिस तरह की परंपराएं हैं और जिस तरह की हमारी कंडीशनिंग है, मुझे लगता है वो कहीं हमारे पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में ही वो जो डर का तत्व है वो घर से बच्चों में डाल दिया जाता है। जैसे पढ़ाई करो, पढ़ाई को भी एक डर के रूप में घर से बच्चे के ऊपर डाला जाता है कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। तो आप ये देखेंगे कि वो ये जो डर है ये कई रूपों में मतलब हमारे समाज में, हमारे परिवारों में मौजूद है। और बजाय इसके कि जो हमारा सामाजिक ढांचा है, आप जानते हैं कि डर जो होता है कहीं ना कहीं वो अज्ञान की वजह से होता है, या हम जिन चीजों को जानते और समझते नहीं हैं उसकी वजह से हम भयभीत होते हैं। तो इसमें एक शिक्षा की कमी वाली बात भी है कि परिवार में पेरेंटिंग ऐसी हो या स्कूल में इस तरह की बातें हो कि जिससे हम डर रहे हैं, उन बातों पे एक तार्किक बात करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पे निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि बच्चे वो जो भय है जो उनके पूरे व्यक्तित्व पर छा जाता है और कई बार वो जो उनके अंदर संभावनाएं होती हैं जी, उनको कुंठित कर देता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से इससे निपटा जाता तो वो भय जो है नहीं बन पाता और उससे हम मुक्त हो पाते। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है और हम नए नए तरह के भय एक समाज के रूप में या स्कूल के रूप में भयभीत करने का जो पूरा एक कारोबार है, क्योंकि देखिए भयभीत क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपको अपने वो बनाने होते हैं, आप जिनको कहते हैं आप जो आपके पीछे भीड़ बन के चलें, आपका अनुकरण करें, या आप जिस खास तरह से लोगों को धकेलना चाहते हैं जिस दिशा में, तो इस वजह से भी एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को भयभीत किया जाता है। तो वो भय से मुक्ति तभी होगी जब एक तार्किक तरह से सोचना, उन मुद्दों पे जिनसे हम भयभीत हो रहे हैं उन पर सवाल जवाब करना, जब तक ये नहीं होगा और जब तक स्कूल ये नहीं करेगा, स्कूल में इस तरह की बातें नहीं होंगी। जैसे खास तौर पे मैं सामाजिक विज्ञान जो विषय है इस मामले में उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ जी। हालांकि जो भाषा और साहित्य के विषय हैं उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका है कि वो उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो आगे जाके भविष्य के सवाल वाले हैं या से जुड़े हुए सवाल हैं, या हमारी जो मान्यताएं हैं,
कई तरह की जो हमारी मान्यताएं हैं उनकी वजह से भी उनको उनका पालन करने की वजह से भी जो है भयभीत रहते हैं। तो जब उन पे एक सही तरीके से बात होगी तो मुझे लगता है कि भय से मुक्ति मिल मैंने पाएगी। एक सर किताब में पढ़ा, आपकी इस किताब मुझे एग्जैक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या क्लब की एक किताब थी, तो था कि बच्चा जब तक घर में रहता है खूब सीखता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाता है तो वो बड़ा डरा डरा सहमा सहमा हो जाता है। कई बार लगता है कि क्या स्कूल उसकी जो जिज्ञासा है, जो क्रिएटिविटी, उसका मतलब मर्डर कर देता है, या ऐसा करके कुछ पढ़ रहा था। जी तो कहीं ना कहीं ये भय उससे भी जुड़ा हुआ। हाँ, मतलब मैं वही जो आपसे हमने अभी भी बातचीत की कि एक तो जब बच्चे को स्कूल भेजना है तो स्कूल, जो मैं आपसे बात भी कर रहा था कि जो हमारी शिक्षा नीति में कहा गया, मैं कई बार सोचता हूँ जब हम सिनेमा देखने जाना चाहते हैं, हम मेले में जाते हैं, तो आप देखेंगे बच्चे बड़े खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। उत्साह के साथ जाते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि हमारे स्कूल वैसे क्यों नहीं बन पाए, यहाँ उत्साह के साथ बिना डरे जहां बच्चे को जाने में खुशी हो कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाने। वो खुद कहे कि मुझे स्कूल जाना है। जबकि यहाँ क्या होता है, या तो स्कूल का वो जो माहौल है, वो परिवेश ऐसा है कि वो बच्चे को भयभीत करता है। स्कूल अपने को इस तरह से नहीं बना पाया है कि वहां बच्चे को आना अच्छा लगे। और एक संकट और है कि माँ बाप भी जो बच्चे को भेज रहे हैं, वो उसको भविष्य का भय दिखा करके न भेजें ना। जी जी। वो उसको इस तरह से भेजें कि वो एक बड़ी खूबसूरत जगह है, जहां वो दोस्त बनाएगा, जहां वो बहुत सी नई चीजें सीखेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भय का जो मामला है, और स्कूल जाने में जो आपने सवाल किया कि वो उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देता है या जो वो विकास कर सकता है, इसमें कहीं ना कहीं स्कूल फेल हो रहा है और अभिभावक भी फेल हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, एक बच्चे के अंदर जो संभावनाएं हैं उनके विकास के लिए, मुझे लगता है कि जो पेरेंटिंग है, जो अभिभावक का रोल है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार उसके बारे में जो अभिभावक हैं हमारे समाज में, जैसे ठीक है वो पारंपरिक तरीका है, आपका विवाह होगा, आपके बच्चे होंगे, लेकिन एक ऐसा नागरिक के निर्माण के लिए जो आगे जाकर के अच्छा समाज बनाए, एक सहयोग पर आधारित और प्रसन्नता पर आधारित, जी जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, समाज बनाए, तो वो तभी तो होगा ना कि जब वो जो उसके अभिभावक हैं उनकी जो स्कूल के प्रति जो उम्मीदें हैं वो ये होंगी कि स्कूल एक बच्चे को बेहतर इंसान बनाने की जगह है। जब वो ये सोच के चलेंगे कि नहीं साहब, स्कूल तो एक ऐसी जगह है जहां जाकर के उसने रोजगार पाना है, अपने उसमें आगे जाके नौकरी का इंतजाम करना है, तो तब शायद फिर वो। और मुझे भी लगता है सब बच्चों का जो फेलियर है या जो भय है, स्कूल से ज्यादा उसके पीछे अभिभावक की भूमिका कहीं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ही प्रश्न ये कैसे निकल के आता है, आपकी किताब से ही एक उठाया है कि भाषा शिक्षक की भूमिका। तो क्या लगता है कि जो एक बच्चा है उसको गढ़ने में भाषा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बिल्कुल। भाषा जो है, आप समझिए कि एक जो हमारी न सिर्फ हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि मनुष्य के निर्माण में भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि भाषा न सिर्फ भाषा से हम कुछ भाषाई दक्षताएं प्राप्त करते हैं और जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व बेहतर होता है, बल्कि एक पूरी ज्ञान परंपरा से भी जो है बच्चे का परिचय होता है। किसी भाषा को पढ़ने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि बोलना, सुनना, लिखना, जो हम भाषाई दक्षताएं कहते हैं, कि बच्चा उन्हीं को अर्जित कर ले, बल्कि एक पूरी जो ज्ञान परंपरा है और एक जो एक अच्छा समाज बनाने, और वो भी अपनी संस्कृति और उन मूल्यों के साथ उस समाज को बनाने की जो संकल्पना है, मुझे लगता है वो भाषा के कहीं ना कहीं जो हम आज देख रहे हैं सर, वो स्कूल में भाषा जो है एक सब्जेक्ट मात्र, एक विषय मात्र बनकर रह गई है।
और वो भी तीसरे चौथे पायदान की का विषय। मुख्य जो विषय होते हैं कि विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मेन 3 सब्जेक्ट्स। ऐसे हम लोगों के यहाँ इंग्लिश मीडियम से तो बात होती है, तो भाषा सबसे लास्ट की वस्तु होती है। अरे ये तो आती ही है, ये तो पढ़ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, शब्दहीनता हो जाती है। बिल्कुल। ये आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिससे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी अपनी तरह से हमेशा दो चार होते हैं। जी, मेरे ख्याल से उसमें 2 तरह के लोग हैं। जो भाषा के महत्व को समझते हैं या भाषा से जुड़े हैं, वो तो इस बात से दुखी होते हैं कि साहब जो स्कूल की जो पाठ्यचर्या है या जो कैरिकुलम है उसमें भाषा को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो विषयों को उनके आप समझिए मॉनेटरी महत्व के हिसाब से या आजकल कामयाब होने में कौन से विषय ज्यादा प्रभावी हैं, तो कुछ शिक्षक और कुछ लोग उसको उस तरह से देखते हैं। बल्कि आप अगर देखेंगे हमारे स्कूलों में तो एक चीज और भी है, जो लोग भाषा के महत्व को, जो उसके रचनात्मक महत्व को, उसके सांस्कृतिक जो महत्व है, सभ्यता के लिहाज से जो उसका महत्व है, उस तरह से नहीं उस बात को समझते हैं। तो वो लोग तो कई बार यहाँ तक भी कह देते हैं कि साहब आप देखिए ये दृष्टिकोण भाषा के साथ ही नहीं है, ये तो खेल के साथ भी है स्कूल में, ये तो कला के विषय के साथ भी है। तो क्योंकि जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, जब आप व्यापार के दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे या पैसे के दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो आप उनमें एक भेद तो करेंगे, एक हायरार्की तो आएगी जी, कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है। तो ये संकट इसी वजह से है। जबकि मुझे ये लगता है, मैं आपको बताऊं, और मैं इस बात को कई बार कहता भी हूं कि किसी भी जो अच्छा स्कूल है वो एक अच्छा स्कूल वो होगा जहां कला, संगीत और खेल और जो आपका जो साहित्य है, जहां इन विषयों को महत्व दिया जाएगा, इन विषयों को स्पेस दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो एक हम कहते हैं बच्चे का बहुमुखी विकास, वो जो एक इंसान में एक जड़ता आ जाती है, या हम देखते हैं वो बड़ा टाइप्ड होके बड़ा रूखा इंसान बन जाता है। वो इसीलिए बनता है ना क्योंकि उसके जीवन में ना तो संगीत है, ना उसके जीवन में कला है। जो हमारे वहाँ एक श्लोक भी साहित्य संगीत बहुत महान, मतलब हमारे तो बहुत पहले इस बात को कह गए हैं। तो लेकिन ये दुर्भाग्य है क्योंकि आप उसको एक रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो आप इस तरह से सोचते हैं। और अच्छा, इस पूरे संदर्भ में जो चीजें चल रही हैं, शिक्षक की भूमिका को किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? हाँ, ये बात सही है कि स्कूल की जो स्थिति है या कई बार जो पूरा ढांचा है वो आपको निराश कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बहुत उम्मीद की बात है, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस बात को सोचता हूं कि अगर एक शिक्षक अगर अपने ओर से शिक्षा के उद्देश्य को समझता होगा और वो जानता होगा कि शिक्षा एक मनुष्य निर्माण में उसका कितना बड़ा रोल है जी। तो मुझे लगता है कि तमाम विपरीत स्थितियां होते हुए भी वो एक ऐसा हस्तक्षेप अपने विद्यालय में करेगा और अपने जहां पर वो उपस्थित है, मुझे लगता है कि वो एक सकारात्मक भूमिका कर सकता है। और इतना ही नहीं, हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हैं, जो लोग इस महान शिक्षा की भूमिका को समझते हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए उस अपने परिवेश में लाते हैं, और यही बहुत उम्मीद की बात है। अच्छा, इस दिशा में बदलाव की जिम्मेदारी है वो किसकी ज़्यादा है? समाज की, सरकार की, या शिक्षकों की, अभिभावकों की, किसकी? हाँ, अब इसको देखिए, हम अगर किसी एक के ऊपर डाल देंगे जी, जैसे कई बार हमारे समाज में, या मैं एक आपको उदाहरण से भी इस बात को कहना चाहता हूँ। बहुत पहले हमारे वहाँ एक सिटी बस चलती थी। कई बार लोग उसको चीजों को समग्रता में नहीं समझते, इसके लिए जो जहां से दिक्कत हो रही है उस जगह वो उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि बहुत पहले हमारे वहाँ सिटी बस चलती थी जब मैं छोटा था, तो जब वो सिटी बस नहीं आती थी तो हम उसके कंडक्टर और ड्राइवर को दोष देते थे
कि ये लोग बहुत निकम्मे हो चुके हैं और साहब ये तो गाड़ी लाते नहीं हैं, ये छुट्टियां मार लेते हैं। जबकि मुझे आगे जाकर के पता चला कि मैं कितना गलत था, और उनको तो छुट्टियां मिलती हैं, उनको छुट्टी भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कई बार शिक्षा के बारे में भी लोग इसी तरह से बहुत एकांगी, क्योंकि वो पूरी व्यवस्था को नहीं समझते हैं और वो ये नहीं जानते कि चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बदलाव तो ला सकते हैं लेकिन शिक्षक अकेले बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन मेरे लिए तो आश्चर्य की बात यह है कि कई जगह शिक्षकों ने अपना या जो प्रधानाचार्य हैं या जो अधिकारी हैं अपने प्रयासों से अपने स्कूलों में योगदान दिया है। जबकि होना यह चाहिए कि जो शिक्षा के मैनेजर्स हैं, जो शिक्षा की नीतियां बनाते हैं, ये तो एक पूरा समन्वित कार्य है, उनको सोचना पड़ेगा, मुख्य रूप से तो उनको सोचना पड़ेगा, उनको शिक्षा पर उतना निवेश करना पड़ेगा, उस तरह की नीतियां बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा इसमें समाज की भूमिका है, अभी आपने जैसे बात की अभिभावकों की भूमिका है। तो ये सब मुझे लगता है कि उसके पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके ये 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है, मिलकर आना होगा साथ में। बिल्कुल, तो उन सब की भूमिका है। लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत जी आप दीजिए, ज्यादा भूमिका तो जो व्यवस्था है, जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं उनकी है, क्योंकि वो उतना उस पर निवेश करें शिक्षा पर। क्योंकि देखिए अभी मुझे कहना नहीं चाहिए, खासतौर पे सार्वजनिक शिक्षा, हमको कई बार ये लगता है कि साहब वहां एक भवन दे दीजिए, वहां कुछ शिक्षक उपलब्ध करा लीजिए, और ये शिक्षा के बारे में ही नहीं है, अस्पतालों के बारे में भी यही सोचा जाता है कि आप एक कुछ कमरे दे दीजिए, एक डॉक्टर दे दीजिए तो काम हो जाएगा। तो ये जो एक तदर्थवादी जो नजरिया है, एक एडहॉकिज्म है हमारे पूरे सिस्टम में, उससे कभी भी चीजें सही नहीं हो सकती। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर भी कई बार ऐसा लगता है कि जो शिक्षक और विद्यार्थी है उनके बीच एक विशेष प्रकार की दूरी बनती चली जा रही है। तो हम क्या शिक्षा में कुछ ऐसे मानवीय मूल्य या वो ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको हम डालकर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की ये दूरी को थोड़ा कम कर सकते हैं? हाँ, मतलब ये जो आपने प्रश्न पूछा है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जी। और हाल के वर्षों में ऐसी कुछ बातें हुई हैं जो बहुत दुखद हैं, जहां बच्चों ने अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के प्रति मतलब हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये हमारे देश का ही व्यवहार निकल के आया, ऐसा व्यवहार निकल के आया है। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि ये विकसित कहे जाने वाले देशों में है। अब इसको अगर हम इस तरह से देखेंगे कि इसमें शिक्षक का तात्कालिक रूप से उसकी क्या कमियां थी, बच्चों की क्या कमियां थी, एक तो खैर इस समस्या को देखने का ये तरीका है। और क्योंकि मानव जो है उसका जो है, मानव का जो व्यक्तित्व है उसमें बड़ी जटिलताएं हैं तो इसको बिल्कुल कुछ फिक्स तो नहीं किया जा सकता कि हम कहें कि स्कूल का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण है, शिक्षक और शिक्षिकाओं का बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल हमने बना लिया है, स्कूल बहुत लोकतांत्रिक हो गया है, तब ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जीवन बहुत चौंकाता है हमें अपनी विचित्रताओं से। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना ज्यादा ये जो मैं आपसे एक बात कर रहा था, जितना ज्यादा शिक्षक और स्कूल लोकतांत्रिक होगा जी और बच्चों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से पेश आएगा, उनको छोटा नहीं समझा जाएगा। आप देखिए कि बच्चा ये चाहता है कि जो उसका व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसको सम्मान दिया जाए, सम्मान मिले, उसको दुत्कारा ना जाए, उसको छोटा ना समझा जाए। तो अगर आप उस तरह से उसको करेंगे तो ये चीजें बहुत कम हो सकती हैं और दोनों का संबंध बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण हो सकता है। जी। एक पार्ट था आपकी किताब में, नया और अलग करने का जज्बा करके कुछ, जी, तो आप मानते हैं कि बच्चों में नवाचार की क्षमता है? जी बिल्कुल। कैसे बढ़ा सकते हैं उसको? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बच्चा तो एक जो
नया एक जो स्कूल आता है वो बहुत उमंग और बहुत उल्लास के साथ आता है, जी बिल्कुल। और वो पूरी दुनिया को एक नई नजरों से देखता है। हर चीज के प्रति उसके अंदर जिज्ञासा होती है। और ये बात तय है कि जैसे हम कई बार ये कहते हैं, हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि साहब ये लेखक है तो इसके अंदर दैवीय गुण है, ये जो है संगीतकार है तो साहब इसको कुछ गिफ्टेड है। जी। एक शिक्षक के रूप में, और जितना मैं जीवन को समझता हूँ, मानव को समझता हूँ, हर मनुष्य में संभावनाएं होती हैं। ये अलग बात है कि उसकी अभिरुचि किस क्षेत्र में जाए, और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये संभावनाएं बच्चों में होती है, और ये संभावनाएं तभी विकसित हो सकती हैं जब जो एक स्कूल का जो पूरा, चाहे वो शिक्षक हैं या स्कूल का जो पूरा वातावरण है, वो एक ढर्रे की तरह या एक खास तरह से कि भाई ये हमारे पीरियड लगने हैं, एक मशीनी जो हमारा कहीं ना कहीं पूरा जो स्कूली सिस्टम बन जाता है, मुझे लगता है कि उससे फिर वो कहीं ना कहीं जो बच्चों की संभावनाएं हैं उनको खिलने का मौका नहीं मिलता है जी। उभरने का मौका नहीं मिल पाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ा सकते हैं अगर हम ही तय कर लें, और ये शिक्षकों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हाँ, क्योंकि वो ढांचा वैसा नहीं है, उतना उदार नहीं है, उतना मौका नहीं है। फिर भी जो मुझे लगता है कि हम शिक्षक बच्चों की रुचियां देख करके कि वो किस किस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं जी, और जब आप बच्चों से जुड़ते हैं, बारीकी से उनको देखते हैं किसमें क्या संभावना है, जैसे हम समाज में करते हैं तो वैसे ही हम बच्चों में भी देख करके मुझे लगता है उनको मौका दे सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करके उनको उस क्षेत्र में अच्छा करने का अवसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षक की तो भूमिका हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। नई शिक्षा नीति पर बड़ी बात हो रही है, विमर्श भी हुए, सरकारें भी उसको बड़ा प्रमोट और बड़े ही अलग ही रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नई शिक्षा नीति है ये सही कदम है या अभी भी इसमें कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं? देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 जी, इसमें कुछ बातें तो मैं सकारात्मक बातों की ओर कहूँगा, कुछ बातें तो बड़ी अच्छी इसमें कही गई। जैसे ये कहा गया कि भाई एक तो इसमें जो आपकी जो मातृभाषाएं हैं या जो लोक भाषाएं हैं उनको सम्मान देने की बात की गई। हालांकि ये बात आज़ादी के बाद जो हमारी पहली शिक्षा नीति है, बाद की शिक्षा नीति है, उसमें भी ये बातें कही गई, लेकिन यहाँ इन्होंने इसमें ये कहा कि कम से कम कक्षा 8 तक हमको बच्चों को जी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा पहलू है, लेकिन ये सिर्फ अच्छा पहलू ही नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि हमारे देश में भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। और जब हम ये कहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात और भी है, जब हम कहते हैं बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना है, मुझे लगता है हमारा जो स्कूली सिस्टम है वो ये सोचता है कि एक विषय के रूप में उनको पढ़ा दिया जाए। जी जी जी, मुझे लगता है ये भाषाओं या जो भी है विषय के रूप में केंद्रित कर, जबकि जब हम ये कहते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण, जैसे मैं यहाँ के उदाहरण दूं, अगर आप कहेंगे आपको कक्षा 5 तक के बच्चों को कुमाऊनी के माध्यम से पढ़ाना है, तो आपको कुमाऊनी में फिर वो किताबें बनानी पड़ेंगी, उस तरह से शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा। तो ये बात तो बहुत अच्छी की गई है और ये अपेक्षा भी थी, तो अब इसको कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात है। दूसरी बात मुझे ये भी लगी कि इस शिक्षा नीति ने एक बात बड़ी रोचक और बड़ी खूबसूरत कही है जी, कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बेहतर इंसानों का निर्माण करना। तो बात तो बहुत अच्छी की गई है, होना यही चाहिए। इससे पहले की जो हमारी शिक्षा नीतियां थी वो हमारे देश का जो आर्थिक पिछड़ापन था उसके साथ वो चाहती थी कि स्किल, रोजगार परख हो, और इस तरह के उन्होंने उद्देश्य रखे। तो ये एक अच्छा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन फिर वही सवाल आ जाएगा कि इस उद्देश्य को बेहतर इंसान बनाने के लिए आपका जो स्कूली सिस्टम है, इसके लिए मैं इसी शिक्षा नीति की एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत खूबसूरत बात है, कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो हमारे स्कूल हैं उनको एक समाज के सांस्कृतिक और
शैक्षणिक एक आदर्श के रूप में विकसित किया जाए। जी। यानी कितने कमाल की बात है कि किसी लोकेलिटी में जो स्कूल है वो वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों का, एकेडमिक गतिविधियों का केंद्र बने। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि उसके लिए जो आपको हमारे स्कूली सिस्टम में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह की संस्कृति बनानी होगी, जिन नीतियों को लेकर के आना होगा, क्या आप वो लेकर के आ रहे हैं? उस दिशा में सोच रहे हैं? हम लोगों को उस दिशा में थोड़ा सा इसलिए शक होने लगा है। आप देखेंगे एक जो हमारे एक क्लस्टर स्कूल की बात हो रही है। हाँ। तो अब देखिए, वो बात तो बड़ी खूबसूरत थी। क्लस्टर स्कूल हमारी शिक्षा नीति में बात इस हिसाब से की गई थी कि एक जो संसाधन से पूर्ण आप स्कूल बनाएंगे, उसके संसाधनों की शेयरिंग करेंगे। लेकिन हो तो कुछ और ही रहा है। हमने जहां शेयरिंग करनी थी वहां हम कुछ राज्यों में देख रहे हैं, उसका अर्थ ये लगाया जा रहा है कि आप स्कूलों का समायोजन करेंगे, आप स्कूलों को बंद करते जाएंगे। तो मुझे इससे जो उसकी एक बड़ी आकर्षक बात थी, जब उसी को एक अलग रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तब मुझे लगता है कि भले ही आप कितनी अच्छी बातें कर लें शिक्षा में, लेकिन उसके साथ अगर आप उस तरह की पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी वैसी नीतियां, पूरा उस तरह का बजट एलोकेशन, उस दिशा की ओर अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो वो सिर्फ एक लीपाप होती या कागजी कार्रवाई बन के रह जाएगी और उससे कोई बहुत गुणात्मक बदलाव मुझे नहीं लगता कि हम जो स्थितियां चल रही हैं से नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। फिर भी आप लगातार अपने बातचीत में, लेखन में, हर जगह वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण शिक्षा की बात करते आए हैं या कर रहे हैं लगातार। तो क्या लग रहा है सर, वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है हमारी, कोई दिशा में है? देखिए, ये किसी भी एक आधुनिक, जो एक देश या एक राष्ट्र जो आधुनिक बनना चाहता है और चाहता है कि वो भी विकसित देशों की कतार में हो, तो अगर उसकी जो बुनियादी सोच है, उसकी जो शिक्षा है, उसके केंद्र में अगर वैज्ञानिक चिंतन, जो हमारे संविधान का भी एक मूल्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अब वो हमारे संविधान में भी लिखा है, हम अपनी शिक्षा में भी ये बात करते हैं, नई शिक्षा नीति में भी हमने बात की है कि हमको तर्कपूर्ण होना चाहिए, हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप वो बच्चों को तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने के लिए जिस तरह की प्रयोग आधारित शिक्षा करेंगे, जिस तरह की शिक्षा देंगे, वो उस तरह का तो हमारे जमीन में तो दिखाई नहीं देता। एक मुझे दिक्कत और लगती है बहुत ज्यादा, जो हमारा जो समाज है और उसकी जो धारा है, कई बार आप देखें इन दिनों हम अगर अपने समाज को देखें, वो दकियानूसी चीजों को बढ़ावा देता हुआ लगता है। शिक्षा हमारी कुछ और बातें कर रही है, जमीन पे कुछ और दिख रहा है। तो अच्छा, दूसरी बात और भी है, ये जो शिक्षा में बातें की गई हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारा जो पूरा हमारे अभिभावक हैं और जो हमारा शिक्षा का ढांचा है, वो शिक्षा को इस रूप में लेता है कि इससे इसको नौकरी पानी है। अब वो हम जानते हैं कि तुलसीदास के समय में भी ये कहा जा रहा था, पेट के लिए पढ़त लिखत, गुण गणत लिखत, पेट के लिए कर रहे हैं, सब पेट के लिए कर रहे हैं। अब देखिए 500 साल बीत गए हैं, अब ये चीज बदलनी चाहिए थी। एक समाज और देश के रूप में हमको शिक्षा, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, अपनी समझ बेहतर बनाने के लिए हमको शिक्षा लेनी चाहिए थी। लेकिन वो हमारी जो सोच है, न अभिभावकों के स्तर पर उसमें बदलाव आ पाया है, न जो हमारी शिक्षा का ढांचा है उसमें बदलाव आ पाया है, न जैसे हम विकसित देशों में कहते हैं कि वहाँ कक्षा 10 के बाद बच्चों का एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है, और जो बच्चे किसी स्किल या किसी काम की ओर जा सकते हैं वो उधर की ओर जाएं, और जो बच्चे एकेडमिक क्षेत्र में हैं वो उधर को जाएं। तो इस तरह की काउंसलिंग और उसका एक बहुत अच्छा सुगठित जो ढांचा है वो जो है बन नहीं पाया है। तो इस वजह से
अब कुछ जगह ये हो सकता है कि हम शिक्षकों के प्रयासों से प्रयासों से हो रहा है। और कुछ लोगों, कुछ स्कूलों में अगर इस तरह का माहौल क्योंकि बनाया जहाँ जाए, तक देखा जा रहा है और इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है व्यक्तिगत प्रयास ज्यादा अधिक हैं। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रयासों से हो रही हैं, मतलब एक सरकार की तरफ से या जो सामूहिक प्रयास होने चाहिए वो नहीं दिख रहा है। हाँ ये एक संकट की बात है जी। कि अगर किसी विद्यालय का, जैसे हम कहते हैं कि अगर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, अगर वो एकेडमिक और उनके पास एक विजन है, तो वहाँ पूरा माहौल बन जाएगा। बन जाएगा। और कुछ जगह कुछ जो शिक्षक हैं उनकी ऐसी रुचियां हैं, तो वहां पर एक माहौल बन जाएगा, वो बच्चों को उस तरह से तैयार करेंगे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग है उसका संकट है। संकट है। क्योंकि होना ये चाहिए, या ये आपके चयन की में दिक्कत है कि आप जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, आप उनका उस तरह से चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा एक नौकरी जैसी चीज है, उनके लिए वो एक मिशन नहीं है। तो ये तो है, ये मुझे लगता है इन कारणों से ये सब हो नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू सर।